जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 21 अगस्त 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये कोशिश करें जानने की कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन बोर्ड करंट इवेंट से जो इंपॉर्टेंट फोकस वाले ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पर अपना ओपिनियन जो है वो जरूर शेयर करें। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट को लेकर। वर्तमान समय में भारत की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या मानी जाए तो वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप था। जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टे को प्रमोशन दे रही थी, एक भारत का बड़ा वर्ग जो है वो इन फैंटेसी गेमों में पैसा लगाकर एक अमीर बनना चाह रहा था रातों रात। कुछ लोग बने पर बड़े लोगों ने अपना पैसा इन गेमिंग ऐप के थ्रू गवा दिया। भारत सरकार इस पे जीएसटी वसूल कर अपना खजाना भरने में लगी थी। समाज का एक बड़ा तबका, एमपीएल हो गया, इस तरह के जो गेमिंग ऐप से इनके खिलाफ खड़ा था और वो चाहता था भारत सरकार इनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। और फाइनली भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक बिल पास किया लोकसभा में जो एनकाउंटर करेगा ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो है, जो हार्मफुल है मनी गेमिंग को लेकर या कहीं ना कहीं पैसे को लेकर। भारत सरकार के इस आने वाले बिल के अगर की प्रोविजंस के बारे में बात करें तो इसको अलग अलग तरह से देखा गया। इसे उन्होंने हर तरह से पनिशेबल, एक कल्पिटेबल ऑफेंस के रूप में क्रिएट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स जो उन्हें प्रोहिबिट किया। द लॉ सेज द ब्लैंकेट प्रोविजन ऑन ऑल रियल मनी गेम प्लेटफॉर्म वेदर बेस्ड ऑन स्किल और चांस। हर तरह से किसी भी तरह से अगर कोई फैंटेसी गेम है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। टेंपल रन बंद नहीं होगा, उसमें वास्तविक मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। क्या होगा, ऐसा कोई भी जिसमें फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया, पोकर हुआ, रमी हुआ, अदर मनी स्टेक गेम्स हुए, सभी शामिल। इसकी डेफिनेशन एक ब्रॉडर लेवल पर कहती है, उनका साफ कहना है कि एनी गेम इन्वॉल्विंग मॉनेटरी डिपॉजिट विद एक्सेप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन इज बेन। ऐसा कोई भी ऐप जिसमें पैसा आपसे लिया गया, एंट्री फीस के नाम पर लिया गया कि बाद में आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें किन किन चीजों को बैन किया गया है, तो इसकी एडवर्टाइजिंग भी बैन की गई है और फाइनेंशियल फैसिलिटेशन जो बैंक और इंटरमीडिएट्स द्वारा दिए जाते हैं उनको भी बंद किया है। इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ वायलेशन एंडोर्समेंट में एक पॉइंट रखा है कि ऑपरेटर जो है अगर वो इस तरह का फैसिलिटेटर है, ऐसे गेम लाता है, तो उसको 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो भरना पड़ जाएगा। और कुछ केसेस में ये जो फाइन है वो 2 करोड़ रुपीस तक जाएगा रिपीटेड ऑफेंस के कैटेगरी में। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में अगर रियल मनी जो है वो अट्रैक्ट करती है तो उनके लिए 2 साल का सेपरेट जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 50 लाख इन्वॉल्व है। मतलब अब कोई स्टार, रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली या और भी कोई स्टार क्या है, इन गेम को प्रमोट नहीं कर पाए। उन्होंने वारंटलेस सर्च और एनफोर्समेंट पावर को इसमें इंक्लूड किया है कि अगर कोई ऐसा है तो बिल उनके खिलाफ नॉन बेलेबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस के रूप में उसे क्या है देगा। और अथॉरिटीज इसमें विदाउट वारंट उनको क्या कर सकेगी, अरेस्ट कर सकेगी, वहां जाके उनको घर वगैरह को सर्च कर सकेगी। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग लॉ भारत में ये जो ऑनलाइन और फैंटेसी गेम है इसको बैन करने को लेकर लाए गए। तो यहां से सवाल बनने की संभावनाएं भी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये हमारी तरफ से महत्वपूर्ण है। लॉ जो है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है जो कहता है कि एक अलग से सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी, वो इन सबको लाइसेंस या ओवरसी करेगी इन सभी सेक्टर्स को। बिल एक और चीज डिसाइड करता है कि क्या चीजें परमिसिबल रहेगी और क्या क्या प्रोहिबिटेड रहेगा। तो उनका कहना है कि ई स्पोर्ट हो गया, एजुकेशनल गेम हो गए, सोशल गेम्स जो बिना किसी फाइनेंशियल स्टेक से आते हैं वो सबके सब एनकरेज किए जाएंगे और उन्हें पॉजिटिवली देखा जाएगा। पर ऐसा जिसमें कहीं भी रियल मनी इन्वॉल्व है उन सबको बैन कर दिया जाएगा कंप्लीटली, हर तरह से। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो इस बिल का है कि जो टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल स्पेशली यूथ एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, साइकोलॉजिकल हार्म एंड सोसाइटल इम्पैक्ट। इन सब के आधार पर यह बिल लाया गया। अब इस बिल को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक सवाल यहां से बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, recently passed promotion and regulation of online gaming bill 2025 includes which of the following key provision।
अभी वर्तमान में हमने जो डेटा डिस्कस किया उसी से संबंधित ये सवाल कि हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन विनिमय विधेयक 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रावधान शामिल? ब्लैंकेट बैन ऑन रियल मनी ऑनलाइन गेम्स, रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध, पेनल्टीज फॉर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एंड बैन गेम्स, प्रतिबंधित खेलों पर सेलिब्रिटी प्रचार पर दंड, वारंटलेस सर्च एंड अरेस्ट पावर टू एनफोर्समेंट एजेंसीज, प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी की शक्ति, एंड प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा और विनिमय। इनमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है? 1 2 3 2 4 1 2 3 4 या 1 2 3 4 और डी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि आपने पहला वाला हिस्से को सही से समझा है तो आपका ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में। अगली महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में बात करें तो अगली महत्वपूर्ण न्यूज भी लोकसभा में पेश किए गए एक बिल से, जिस बिल ने काफी हंगामा हुआ अपोजिशन पार्टी द्वारा। जब अमित शाह इस बिल को प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्हीं के ऊपर उस बिल की कॉपीज को फाड़कर फेंक दिया गया। यह बिल था ऐसे सीएम और मिनिस्टर्स को काउंटर करने के लिए जो जेल में है और जेल में लेके सरकार चलाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह सिर्फ साइंस में नहीं, सोशल और लीगल फ्रेमवर्क में भी शायद यही काम करता है। और जैसे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों ने जेल में रहने के बाद भी 6-6 महीने तक जेल में रहकर सीएम और मिनिस्टर बने रहे, ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए भारत सरकार एक बिल लेकर आई जिसमें ऐसे लोगों को जो पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, अगर उनके खिलाफ कोई सीरियस चार्ज लगा है और वो 30 दिन से ज्यादा जेल में है तो उन्हें उस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। अपोजिशन का मानना है कि इसके थ्रू वो एनार्की डेवलप करना चाहता है। वो किसी के खिलाफ भी कोई केस लगा देंगे और उसको जेल में डालकर 30 दिन बाद उसे हटाकर वो अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी इसको एनार्की या राजशाही का नाम दे रहे हैं। परंतु ये बिल जो है वो ऐसी चीजों के लिए लाया गया, कई बार कुछ मिनिस्टर्स अपनी पावर या अब्सेंस ऑफ लॉ के कारण अपनी जो शक्तियां उनका दुरुपयोग करते हैं और वही यहां देखने को मिलता है। तो भारत सरकार द्वारा उसे टारगेट किया गया। तो समझते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस अ 3 बिल इन लोकसभा ऑन वेडनेसडे इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ये याद रखिएगा, 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल which propose automatic removal of elected officers, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और इसमें स्टेट मिनिस्टर जो है वो इंक्लूडेड है। इनमें कौन इंक्लूड नहीं? एमपी एमएलए नहीं। एमपी एमएलए के लिए वो सेम फिनोमिना है कि उसको जब 2 साल से ज्यादा का जेल हो जाएगा तभी उन्हें हटाया जाएगा, उससे पहले उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जाएगा। तो अगर इन सब में से कोई भी डिटेन्ड होता है तो 30 दिन तक अगर वो डिटेन्ड रहा है जेल में तो 31st डे को अगर आप करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इस बिल के साथ एक और है जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, जो सेम बात करता है, और जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन अमेंडमेंट बिल 2025 जो इसी चीज को रेफर करता है कि वहां के सीएम को भी हटाया जा सकता है। सो मिनिस्टर हु इज कहा बिल कहता है अ मिनिस्टर हु from any period of 30 consecutive days during holding the office as such arrested or detained in custody, allegation on committing an offense under any law for a time being in force, which is punishable within imprisonment of a term which may extend to the 5 year or more। अच्छा, 5 साल से कम की सजा अगर उस केस में नहीं है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। 5 साल से ज्यादा की अगर सजा दे रखी है तो फिर वो इस कैटेगरी का इंक्लूड है और उसे क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस बिल के तहत कुछ संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे जो इंक्लूड होंगे आर्टिकल 75, 164, 239 ए में, जिसमें एक लीगल मैकेनिज्म जो है वो ऐड किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो संविधान है उसमें इलेक्शन की बात करते हैं, रिमूवल की बात नहीं करते। तो ये बिल एक काफी मेरे हिसाब से तो का वेलकमिंग मूव माना जाना चाहिए सरकार का, ऑल्दो अपोजिशन इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यहां से एक सवाल संभव है, सवाल पूछा जा सकता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है? आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर इसको देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होता है आर्टिकल 368, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके तहत हम संविधान में संशोधन करने की पावर सदन के पास होती है। ये वो इंपॉर्टेंट इवेंट जो कानून से आए या लोकसभा से निकल कर आए। अब अगली न्यूज के बारे में बात करें तो ये पार्लियामेंट में पूछा गया एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था कुलशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट को लेकर।
एक स्पेसपोर्ट जो भारत सरकार या इसरो द्वारा डेवलप किया जा रहा अपनी लॉन्चिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के, सो उसको लेकर एक सवाल किसी मेंबर द्वारा मिनिस्टर से पूछा गया, जिसका लिखित जवाब जो है वो लोकसभा में दिया गया, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इस आधार पर क्या है, तो जनरली क्या है, भारत सरकार जो है या फिर भारत का जो इसरो है, वो इसरो अपने जो डेवलपमेंट या फिर लॉन्चिंग कैपेसिटी अभी क्या करता है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करता है। उसके साथ में एक एडिशनल वो स्पेस सेंटर जो वो बना रहा है, और वो कहां बना रहा है, वो बना रहा है आपका कुलशेखरा पट्टिनम नाम के जो जगह है वहां पर। और यहां से एक हायर जो ऑर्बिट वाले जो या बड़े मिशन है उनको लॉन्च करना जो है वो काफी इजी हो जाएगा। यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है, रिसेंटली इसरो इज सेटिंग अप अ सेकंड स्पेस पोर्ट एट कुलशेखरपट्टनम इन विच इंडियन स्टेट इट इज लोकेटेड। सो कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेसक्राफ्ट स्थापित किया जा रहा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। बेसिकली इट इज सिचुएटेड है कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश में। और इसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है, सॉरी माय मिस्टेक, वो सिचुएटेड है तमिलनाडु में। तो एक पहला पोर्ट आपके पास ऑलरेडी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और अब नया जो आप कर रहे हो, ये आप कुलशेखरपट्टनम जो है वो कर रहे हो, ये कहां पर है? ये आपका तमिलनाडु के लोअर पार्ट में, कन्याकुमारी के पास में सिचुएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है तमिलनाडु। यहां से आप क्या कर पाएंगे, तो यहां से आप जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल तो लॉन्च कर ही पाएंगे, पर साथ ही साथ जो बिग पोलर आपके सैटेलाइट्स हैं उनको भी आप यहां से लॉन्च करोगे, जिससे आपको किसी और देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपके हैवी सैटेलाइट लॉन्चिंग के। तो महत्वपूर्ण है, और ये अपने लाख फाइनल पोजीशन पे इसका काम चल रहा है, तो यहां से भी सवाल पूछने की संभावनाएं जो है वो अत्यधिक होती है। अगला एक सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में ही ऐसी क्वेश्चन को लेकर जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है, और वो क्वेश्चन है ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर। रिसेंटली यूपीएससी ने और एमपीपीएससी ने भी कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं कि भारत में कितने ऑपरेशनल जो पोर्ट्स हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है, थर्मल पावर प्लांट को हटा रहा है। तो उसके आधार पर यहां से सवाल वाजिब है। अगर इस आधार पर देखी जाए तो वर्तमान में भारत में 7 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो फंक्शनिंग में है। पहला तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में सिचुएटेड है। कैपेसिटी इसकी 14 मेगावाट है, और ये इंडिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, जो रावत भाटा राजस्थान में सिचुएटेड है, वो 1180 मेगावाट की कैपेसिटी ये रखता है, 6 यूनिट्स यहां पर है। अगला ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के रूप में जाना जाता है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कलपक्कम तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जहां पर 2 प्रेशराइज हेवी वाटर जो रिएक्टर्स हैं जो 440 मेगावाट की कैपेसिटी रखते हैं। अगला आपका केगा जनरेटिंग स्टेशन जो कर्नाटका में है, जहां पर 4 पावर हेवी जो है पावर प्रेशर हेवी वाटर आपके मिल जाए, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स मिलेंगे, जिनकी कैपेसिटी 888 मेगावाट है। वही अगर बात की जाए तो कराकपर एटॉमिक पावर स्टेशन जो गुजरात में है, ककरापर, जहां पर लगभग टोटल कैपेसिटी अगर देखी जाए तो 1840 मेगावाट की है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी जो कैपेसिटी है ऑपरेटिंग वो 2000 मेगावाट के आसपास है। इस तरह से भारत में वर्तमान में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो काम कर रहे हैं। अब यहां से भी सवाल बनने की संभावना अगर देखी जाए तो सवाल पूछा जा सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया? भारत का पहला परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और नरोरा। अभी वर्तमान में इस चीज को हमने डिस्कस किया। आपका सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। ये वो चीजें जहां से सवाल बनने की संभावना हमें प्रबल लगती है। अगला एक महत्वपूर्ण इवेंट जो ये हुआ कि भारत के डीआरडीओ द्वारा एक अग्नि 5 जो मिसाइल है, जिसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसका सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। अग्नि 5 को ट्रायल करके भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया। अगर अग्नि 5 के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानी जाए तो ये न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें कहा जाता है जिनकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर से अधिक होती है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सके। इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ द्वारा किया गया। ये अपने आप में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेनेटरी व्हीकल के रूप में भी क्या है जाना जाता है।
एक्सटेंडेड रेंज इसकी देखी जाए तो इसकी रेंज 5000 से 7500 किलोमीटर की आती है। इसके जद में विश्व के लगभग सभी देश जो है वो शामिल होते हैं। इसका मीडियम रेंज लॉन्च का अगर देखा जाए तो अलग अलग समय पर हम यहां से इसे लॉन्च कर चुके हैं। वॉरहेड कैपेसिटी में ये न्यूक्लियर पावर ले जाने में भी क्या है, सक्षम। इस आधार पर अगर यहां से देखा जाए अग्नि 5 से सवाल पूछने का, तो क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, अग्नि 5 इज अ मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अग्नि 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम के रूप में क्या है, जानी जाती है। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इसकी कैटेगरी है, परंतु महत्वपूर्ण अग्नि 5 का जो कैटेगरी है वो क्या आता है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, इसको हम एक शॉर्ट दूरी में, एक रैपिड स्पीड से जाने में भी क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं। सो ये वो इवेंट थे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है हमें आज के करंट अफेयर से दिखती है। लिमिटेड कंटेंट में मैक्सिमम जो क्वालिटी है वो देने की कोशिश कल्पाक्ष लगातार कर रहा है। अगर आज के लास्ट सेक्शन पे चलते, क्वेश्चन ऑफ द डे पे, तो आज के लिए आपका जो सवाल है वो सवाल कहता है, खजुराहो ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस। खजुराहो स्मारक समूह किस वर्ष से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? 1975, 1986, 1992 एंड ईयर 2000। करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। So that's it for today. Thank you very much.